हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने कल कहा था आपको कि अभी मैं केवल यूपी की समरी बस बतला दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आज अपन उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने पूरा पढ़ लिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने मार्क कर रखी हैं। तो क्विकली चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपी काउंसलिंग के समय आपको रिक्वायर रहेंगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट जो मैंने कल भी बतलाई थी। ये दोनों ही वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी, कितनी सीट्स क्या है, कैसे काउंसलिंग होने वाली है, सबके रिगार्डिंग। तो साइट है www.pgcounseling.ayushup.in या फिर www.saclko.in। ये साइट आप याद रखिएगा, ये दोनों साइट्स हैं, इनको देखते रहिएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्या करना है तो देखिए, अपन डेट देख लेते हैं जल्दी से। जो मैंने कल भी आपको दिखला दिया था कि ऑनलाइन पंजीकरण कल से स्टार्ट हो चुका है, 10 फरवरी तक ये स्टार्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में। और जिन्होंने भी पंजीकृत कर ले रहेंगे 12 फरवरी को मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी 15 से 18 तारीख तक, 4 दिनों तक ये चलेगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 22 फरवरी हो जाएगी। फिर अगर सीट रिक्त रही तो फिर सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे। तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए डेट होगी 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक के लिए 5 दिन। फिर 4 मार्च को मेरिट लिस्ट निकल जाएगी सेकेंड काउंसलिंग की। उसके बाद 8 मार्च से लेकर 9 मार्च तक 2 दिनों तक सेकेंड काउंसलिंग चलेगी और 12 मार्च तक आपको एडमिशन लेना होगा। और उसके बाद भी अगर सीटें रिक्त रह गई तो फिर मॉप अप राउंड होगा। अदरवाइज मतलब मेन तो पहली राउंड ही है, उसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रही तभी ये सेकेंड और मॉप अप राउंड होंगे। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्या क्या वो देख लेते हैं। चलिए, पंजीकरण एवं भुगतान प्रक्रिया मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले कैसे करना है यूपी में काउंसलिंग के लिए। तो यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2021 हेतु अधिकृत वेबसाइट www.pgcounseling.ayushup.in एंड www.saclko.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है, पंजीकरण शुल्क नॉन रिफंडेबल अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए 3000 रुपये। ये देखिए नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगा। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 3000 रुपये है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 2000 रुपये है। अतिरिक्त बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा। मतलब कि जनरल ओबीसी के लिए 3000 की फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैटेगरी में आरक्षित के लिए 2000 सीट है। और उसके प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो अपने को एक्स्ट्रा पे करने हैं। और पेमेंट केवल ऑनलाइन मेथड से ही हो सकता है, और कोई मेथड नहीं है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, ये रेड कलर में मैंने मार्क कर दिया है। सभी चक्रों की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क केवल एक बार ही जमा करना होगा। मतलब कि चाहे जितने भी राउंड में आप पार्टिसिपेट करें, पर पंजीकरण शुल्क जो 3000 और 2000 है ये आपको केवल एक ही बार देने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। प्रथम बार पंजीकरण कराने पर अलग से काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं करना होगा। ये एक बेनिफिट ठीक है कि पहले बार आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया, मान लीजिए 3000 का जो फीस दिया, उसमें से आपको काउंसलिंग फी नहीं जमा करना पड़ेगा, वही उसी में आपका काउंसलिंग फी भी इंक्लूडेड है। पर अगर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेशन करते हैं, अगले प्रत्येक चक्र हेतु 1000 रुपये प्रति काउंसलिंग शुल्क के रूप में अलग से देना होगा। पर उसके बाद जो भी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें 1000 रुपये शुल्क आपको देना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन वाला तो नॉन रिफंडेबल था, इसका काउंसलिंग शुल्क भी शायद नॉन रिफंडेबल ही रहेगा। फिर अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, राजकीय क्षेत्र के मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तो AIAPGT 2021 में जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी भी आगे लिखी हुई है, मैं बतला दूंगा, तो वो जरूरी है आपको। इंटर्नशिप 31 दिसंबर 2021 तक को पूर्ण होना चाहिए, जो सबको पता है सर्कुलर, तो वो होना चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ की 85% सीट्स स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू भी फिल होगी, जिसके लिए आप ये फॉर्म भरने वाले हैं। और जो 15% सीट्स हैं वो तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिलअप होने वाली हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी पूरी सीट्स यहीं से फिलअप होंगी। स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, वही यहाँ के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एवं चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड में पंजीकृत हैं और यहाँ यूपी बोर्ड में ही रजिस्ट्रेशन है उनका। और मूल निवासी के संदर्भ में ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, 4, इसको अपन देख लेते हैं। अब मूल निवास प्रमाण पत्र देना है आपको। फिर लिखा है कि किंतु जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल या फिर 12th एवं वांछित विधा मतलब या तो आप आयुर्वेद वाले या होम्योपैथी या यूनानी जो भी
उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आने वाले, उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत जो आते हैं उनसे मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है तो फिर आपको मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मतलब वो आपका रिजल्ट ही सफिशियंट है आपके निवास को प्रमाणित करने के लिए। वैसे ही सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि उपर्युक्त तीनों, मतलब 10th 12th या फिर जो आपका BA है वो में से कोई 2 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर की उत्तीर्ण की हैं। अगर कोई 2 उनमें से बाहर, मान लीजिए आपने अपने स्कूल की पढ़ाई बाहर से की थी और BA वहां से किया है, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि तीनों में से कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश बाहर से उत्तीर्ण की हो, कोई एक उत्तर प्रदेश के बाहर पूर्ण किया हो तो सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई जनरल टाइप का एक निवास प्रमाण पत्र होगा जो लोकली भी हो सकता है मुझे लग रहा, तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। और सभी अभ्यर्थियों को यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। फिर आरक्षण कैसा होगा, तो मूल निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा। SC कैटेगरी के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27% और EWS कोटे में 10% का आरक्षण मिलेगा। इन्हीं सब कैटेगरीज में दिव्यांग जनों के लिए 5% का क्षैतिज आरक्षण भी निर्धारित है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट अगर है तो आप OBC का बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगली पॉइंट क्या लिखी हुई है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यूपी बोर्ड में तो या फिर यूपी स्टेट में तो OBC में आते हैं, पर ऑल इंडिया अगर अपन लिस्ट देखें भारत सरकार में अनारक्षित में आते हैं, जनरल में। तो जो AIA-PGT का फॉर्म भरे थे उस समय मान लो उन्होंने जनरल भरा था और अभी यूपी के अकॉर्डिंग वो अगर OBC में आते हैं तो अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको OBC ही लिखना है अपना, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी लिस्ट है नीचे लगी हुई है वो आप लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आरक्षण प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। ये पॉइंट भी एक ध्यान रखने योग्य है। अगर सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है आपका तो आप जनरल में डाल दिए जाएंगे। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, EWS का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जाएगा। मीन्स ये कहने की सिंपल बात वही है कि अगर जनरल रैंक से अगर वो एडमिशन लेते हैं तो फिर उनकी जो रिजर्वेशन वाली सीट है वो उस समय वैकेंट ही दिखलाती रहेगी। आफ्टर इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, निजी आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कॉलेज हेतु अर्हता एवं आरक्षण। अब ये निजी के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि केवल वे ही अभ्यर्थी वही जिन्होंने AIA-PGT में पार्टिसिपेशन किया और अर्ह हैं, मतलब इलिजिबल हैं। इंटर्नशिप सेम 31 दिसंबर 2022 तक होना चाहिए, तभी होगा। निजी क्षेत्र के कॉलेजों की सभी सीटों पर प्रवेश, सभी सीटों पर प्रदेश तथा अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अर्ह होंगे, बाहर के भी ले सकते हैं। ठीक है, सभी सीटों पर पूरी 100% सीट्स हैं काउंसलिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जनरल के लिए 50%, अनुसूचित जाति के लिए 40%, जनजाति के लिए 40%, OBC के लिए 40%, अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग जन के लिए 45% और आरक्षित के लिए 40%। ये एक रिजर्वेशन स्कीम है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना परसेंट आपका अगर AIA-PGT में है तो यू आर एलिजिबल। फिर फीस कितनी क्या क्या लगनी है, उत्तर प्रदेश राज्य के आयुर्वेद के राजकीय कॉलेजों में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सिक्योरिटी मनी है, धरोहर राशि 10,000 रुपए और प्राइवेट सेक्टर में 25,000 होगी, जिसको कि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना है। उसमें किसके नाम का होगा, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ, ये बनवाना है आपको DD। फिर आगे लिखा है कि आवंटन प्राप्त प्रवेशित अभ्यर्थियों को, मतलब जिनको सिलेक्शन हुआ और जिन्होंने एडमिशन ले लिया, प्लस जिन अभ्यर्थियों को ने पार्टिसिपेशन किया पर सीट आवंटन नहीं हुआ, उनको उनकी धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा। मतलब जिनको सिलेक्शन हुआ और एडमिशन जिन्होंने ले लिया उनको, प्लस जिनको हुआ ही नहीं सिलेक्शन, उन दोनों को सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, जो 10,000 और 25,000 है। पर नीचे मैंने रेड में लिखा है, देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता, मतलब सीट अलॉट हुई पर प्रवेश नहीं लिया, या फिर प्रवेश लेने के बाद एग्जिट कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। और अगर फिर से उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है अगले बार, तो उसको फिर से धरोहर राशि फिर से जमा करनी होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये एक नया थोड़ा सा लग रहा है यूपी का मुझे। काउंसलिंग संबंधी सूचना, तो
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनकी एक एक छाया प्रति स्वाभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको सेट बनाकर रख लेनी है। मेरी सलाह होगी कि एटलीस्ट 2 सेट आप जरूर रखिएगा फोटोकॉपी की जो सेल्फ अटेस्टेड हो। कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा काउंसलिंग जगह तक पहुंचने के लिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, निम्न अभिलेख मूल में ओरिजिनल प्लस एक एक स्वाभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति चाहिए। मेरी सलाह है 2 रखिएगा। एक स्कोर कार्ड हो गया या पीजीटी का, दूसरा एडमिट कार्ड हो गया। अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस यूपी बोर्ड में उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस यूजी की पूरी आपकी डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पूरे रिजल्ट, पूरे डिग्री, रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, एक फोटोग्राफ जो उसी नेगेटिव से बना हो, मतलब जो अभी आप अपलोड करेंगे जो फोटो वही फोटो की एक कॉपी भी रखनी है आपको, एक और फोटो रखना है साथ में। और अगर कैटेगरी वाले हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र लेने हैं प्लस अंक तालिकाएं हैं। कई जगह अलग अलग मिलता है सर्टिफिकेट और जो स्कोर कार्ड है वो अलग अलग रहते हैं, तो दोनों रखने हैं आपको। निवास रखना है और जो धरोहर राशि का डीडी। रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जो सिक्योरिटी मनी है उसकी डीडी आपको देनी है। फिर मॉपअप राउंड होगा, ये होगा तभी जब सीट वैकेंट होगी सेकेंड राउंड के बाद भी, ठीक है। तो उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखिए। आयुष काउंसलिंग 2021 के सामान्य चक्र द्वारा प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी का मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में रिशफलिंग अनुमान्य नहीं होगा। मतलब कि जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनको वो मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते, पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। फिर आयुष काउंसलिंग 2021 के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व सीट से त्याग पत्र देने के उपरांत पुनः मॉपअप चक्र की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उनको फिर से धरोहर राशि और काउंसलिंग शुल्क वही 1000 रुपए प्लस 10,000 या फिर 25,000 जमा करना होगा और पूरा डॉक्यूमेंट फिर से दिखाना पड़ेगा, ये है। और मॉपअप राउंड में वही एलिजिबल होंगे जिनके पास मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन अर्ह नहीं होंगे लिखा हुआ है, तो स्टेट तथा ऑल इंडिया कोटे की सीटों में प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने सेंट्रल कोटे पे या फिर स्टेट कोटे में एडमिशन ले रखा है वो मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मूल रूप में ना हो वो भी नहीं जा सकते मॉपअप राउंड में। उसके बाद ये पूरे सीट कॉलेजेस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखा हुआ है, फीस डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट के 3 कॉलेजेस मुझे शो हुए हैं जहाँ पे टोटल 81 यहाँ दिखा रहा है, पर मैंने काउंट किया तो 82 आ रहे हैं। तो ये 81-82 सीट्स कुछ तो भी हैं वहाँ पे पीजी के लिए। किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। इन एवरेज अगर अपन फीस की बात कर लें तो 12,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 कौशन मनी जो कि रिफंडेबल है, हॉस्टल तो फ्री है, विद्युत 500, 2 14 4 18 2 20 4 24 24,500 शुरू बार में आपको एडमिशन में लगेगा प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट में लिखा हुआ है क्लिनिकल के लिए 5 लाख की फीस है और नॉन क्लिनिकल के 3 लाख की फीस है, ये भी देख लीजिएगा आप ये दोनों को। फिर उसके बाद ये पूरे डिटेल्स आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो आपको पता चल जाएगा इजीली, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए फॉर्मेट लिखे हुए हैं, तो ओबीसी के लिए क्या फॉर्मेट है ये देख लीजिए। यूपी के लिए ये फॉर्मेट में आपके पास बना होगा तो ये फॉर्मेट निकाल लीजिएगा। अगर पुराना है तो पुराने वाले को अटैच करके साथ में इसको अटैच करके ले जाइएगा आप एसडीएम ऑफिस, वहां से 2 मिनट के अंदर ये नया बनाकर वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। वैसे ही ये पूरी लिखी हुई है कि कौन कौन से लोग ओबीसी में आ रहे हैं ओबीसी उत्तर प्रदेश में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। ये प्रारूप है, जरूर आपके पास ऐसा बना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बनवा दीजिएगा, जैसे भी होगा उसको इस फॉर्मेट में डलवा दीजिएगा। फिर ये वही उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार का आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस वाला है, ये ईडब्ल्यूएस का ये सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे मैं पढ़ देता हूं। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का क्षेत्रफल फ्लैट नहीं है, अधिक अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं है, अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग या इससे अधिक का, ये सब मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनाएंगे वो समझ जाएंगे इसको। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप लोगों के पास जिसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता होगा वो इसको सर्टिफिकेट उनके पास होगा भी, नहीं होगा तो ये फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो वही AAA की जो नोटिस थी वही है कि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ से क्या क्या बनवा सकते हैं, वही चीज़ें लिखी हैं, तो ये उतने काम कर नहीं है। इस प्रकार पूरा
यूपी का आप लोग जानना चाह रहे थे, मैंने यूपी का ये काउंसलिंग का बतला दिया। फिर भी अगर कुछ डाउट लगे तो आप मुझे बतलाइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।